इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या आर्ट है। फिर हम लोग देखेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं, जैसे डायरेक्टर मैनेजर कौन होता है टॉप लेवल में, कौन होता है मिडिल लेवल में, कौन होता है ऑपरेशनल लेवल में। तो इस वीडियो को देखते देखते आप इतने बिजी हो जाओगे, इतना ज्यादा आप कंसंट्रेट कर दोगे इस वीडियो में कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भूल जाओगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वो लाल बटन जो नीचे में है सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर दबा दो, घंटी भी दबा दो अगर माने तो। लाइक तो मान लो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और शेयर करना चाहो दूसरों की भलाई के लिए तो मैं मना नहीं करूंगा। तो फिर बिना समय गंवाए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक तरफ लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस क्या क्या होते हैं, और एक तरफ मैंने लिखा है कि आर्ट्स की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर इन विशेषताओं को ये मैच करता है तो मैनेजमेंट को हम लोग साइंस कहेंगे। अगर आर्ट्स की विशेषता को मैच करता है तो आर्ट्स कहेंगे। तो अब सारी विशेषताएं देखते हैं। तो साइंस की पहली विशेषता ये आती है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट जो होता है वो भी एक सिस्टमैटिक होता है, उसमें सब कुछ सिस्टमैटिक होता है और उसमें लोगों को पहले से पता रहता है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि ये सिस्टमैटिकली अरेंज्ड नॉलेज बहुत दिनों से चला हुआ आ रहा है। तो इस साइंस की विशेषता को हम लोग कंसीडर करेंगे कि हाँ, मैनेजमेंट जो है वो साइंस की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है, तो इसलिए मैनेजमेंट साइंस है। अब देखते हैं आर्ट्स की पहली विशेषता, that art is derived from practical knowledge। तो भाई ये बात एकदम तय है कि मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनका एक्सपीरियंस क्यों मांगा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो एक्सपीरियंस बंदा है वो देख चुका है, पहले से मैनेजमेंट काम कर चुका है, तो उसे आइडिया है कि किस तरीके से किसको हैंडल करना है। उसका भी नॉलेज जो होता है वो डिराइव होता है प्रैक्टिकल नॉलेज से। तो आप कह सकते हो कि इसमें तो आर्ट की भी विशेषताएं हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी, हाँ भाई मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल वैलिड होता है। मींस मैनेजमेंट में जैसे एक इंडिया में जैसे काम होता है वैसे अमेरिका में भी काम होता है। पहले लोअर लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसी तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर देगा, मिडिल लेवल फॉलो करेगा, मिडिल लेवल फॉरवर्ड करेगा, लोअर लेवल पे लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग जो होंगे वो उसे ऑपरेट करेंगे। साइंस में क्या होता है कि उसमें पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता, लेकिन मैनेजमेंट में पर्सनल ओपिनियन कुछ लोगों का मैटर करता भी है, कुछ लोगों का नहीं करता है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग बात कर रहे हैं तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का आदमी उठ के आके कुछ बोलता है तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो बात नहीं सुनते हैं, और कई बार लोगों की बात सुनी भी जाती है। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन है, और कहीं ना कहीं पर्सनल ओपिनियन इसमें इफेक्ट भी करता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस में साइंटिफिक टूल, लेबोरेटरी, फ्लास्क वगैरह जो होता है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बॉटल से एक दूसरे बॉटल में डालते हैं, फिर ब्लास्ट होता है, धुआं निकलता है, वो साइंस के टूल्स हैं। तो साइंस में उस टूल्स का इस्तेमाल होता है जिसे फ्लास्क वगैरह आप कहते हो। और आर्ट में जो टूल इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है इंसान, क्योंकि मैनेजमेंट का नाम ही है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में है जो साइंटिफिक टूल्स यूज कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते हैं। आप बोलोगे कहाँ होते हैं मैनेजमेंट में साइंटिफिक टूल, तो जरा मुझे ये बता दो कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, साइंटिफिक टूल है या आर्ट टूल है। जो साइंस के रूल्स होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं लेबोरेटरी से, और जो आर्ट के रूल्स होते हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस से डिराइव होते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वो। तो आप इस चार्ट की मदद से ये डिसाइड कर सकते हो कि साइंस तो है मैनेजमेंट, साथ ही साथ आर्ट भी है। सिर्फ आर्ट नहीं है, साइंस भी है, क्योंकि साइंस की भी कुछ क्वालिटीज इसके अंदर हैं। ज्यादा क्वालिटीज आर्ट की है, लेकिन साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये कहना ही पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। और इस चार्ट को बनाने के बाद आप नीचे में इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तब जाके आपका क्वेश्चन कि इज मैनेजमेंट साइंस और एन आर्ट कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 3 लेवल मैंने बनाए हैं, जो कि मैंने नहीं बनाए हैं, ये बहुत
चला हुआ आ रहा है कि सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सबसे नीचे आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे 2017 से ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इन टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन रहता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन रहता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन रहता है। तो जैसा आप देख सकते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजर एंड प्रेसिडेंट। ये सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं। मिडिल लेवल में कौन रहता है, मिडिल लेवल में रहते हैं जैसे मैनेजर्स, जितने भी टाइप्स के मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फलाना मैनेजर, धमाका मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर। सीएओ का मतलब होता है चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ इंजीनियर या फिर जो भी टॉप लेवल इंजीनियर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, उसमें आते हैं सुपरवाइजर्स, रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट भले ही कॉर्पोरेट ऑफिस में रहता है या रहती है, लेकिन वो होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट ही, क्योंकि उसकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए। अगर कहीं कहीं बड़ी कंपनीज में उसको सैलरी ज्यादा भी मिल रही है, फिर भी ये कंसीडर लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही किया जाता है, क्योंकि उसका कोई भी रोल नहीं होता है सिवाय इंफॉर्मेशन पास करने के। कोई भी ड्यूटी, कोई भी रिस्पांसिबिलिटी एक रिसेप्शनिस्ट को नहीं दी जाती है, क्योंकि उसका काम होता है कि कोई कस्टमर आया तो उसके बारे में अपने अपर लेवल मैनेजमेंट में जाकर के इन्फॉर्म करना कि सर ही हैज अराइव्ड और शी हैज अराइव्ड। तो कंफ्यूजन हमेशा इसमें होती है कि रिसेप्शनिस्ट मिडिल लेवल में रहेगा या लोअर लेवल में रहेगा। वो हमेशा लोअर लेवल मैनेजमेंट में रहेगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट और फोरमैन भी जो रहते हैं वो सारे के सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही काउंट किए जाते हैं। मैं आपको एक जरूरी बात ये बता रहा हूँ कि जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये लोग रहते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये लोग रहते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये लोग रहते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही रहेगा इस लेवल मैनेजमेंट में ये बंदा। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई रूल, कोई सेक्शन, कोई एक्ट ऐसा नहीं है जो कि ये बताता है कि मैनेजर एंड सुपरवाइजर विल बी इन दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये अथॉरिटी होती है ओनर के पास बिजनेस के, कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में किसको रखना चाहता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में किसको रखना चाहता है, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट में किसको रखना चाहता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन इन जनरल यही लोग इस लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोगों का क्या काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लोगों का क्या काम होता है, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट में लोगों का क्या काम होता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। तो जैसा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट ज्यादातर लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, वो लोग बताते हैं कि क्या करना है, वो गोल डिसाइड करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को। तो अब मैं आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ एक और पावर पॉइंट डिजाइन, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात की जाए टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको पता ही है कि सारे नियम कानून, सारे रूल्स रेगुलेशंस की क्या काम करना है, कौन सा गोल अचीव करना है, किस तरीके से करना है, किस रास्ते पर चल के करना है और कैसे करना है, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। आप इस स्मार्ट आर्ट की मदद से ये देख सकते हो कि मैंने डिवाइड किया है कि किसका क्या फंक्शन है। फोरकास्ट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, क्योंकि पैसा उनका इन्वेस्ट है, उन्हें प्रॉफिट कमाना है। कैसे कमाना है, बेशक उन्होंने कुछ रूल्स बनाए होंगे कि क्या गोल अचीव करना है, दूर की सोच कर फोरकास्ट की होगी, कैसे करना है वो प्लानिंग की होगी, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे आप डायरेक्टिंग कह सकते हैं कि कैसे किस तरीके से आपको वो करना है, तो डायरेक्टिंग भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम हो गया। इसके बाद सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की रिस्पांसिबिलिटी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। मींस वो सारे मैनेजर्स बिल्डिंग, व्हीकल्स, मोटर्स, एसेट्स सारे कौन लेकर आएगा, सारे लेकर आएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग। इसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिनका काम होता है डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। तो देखो आप बोलोगे कि डायरेक्टिंग तो ऊपर वालों का काम था, ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम था मिडिल लेवल को डायरेक्ट करना, और मिडिल लेवल का काम है लोअर लेवल को डायरेक्ट करना।
तो इस तरीके से डायरेक्टिंग पॉइंट को आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी लिख सकते हो और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी लिख सकते हो। अब आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मींस लोगों को रिक्रूट करना, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो स्टाफिंग। मींस सारे स्टाफ्स को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ये सारे प्रोसीजर को आप स्टाफिंग कहते हो। स्टाफिंग का एक चैप्टर है जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा स्टाफिंग किसे कहते हैं, लेकिन अभी स्टाफिंग के लिए आप बस इतना समझ लो कि नौकरी देने को आप स्टाफिंग कहते हैं। कि इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज करना, तो सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी या काम होता है। लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें, जैसे इवेंट्स हो गए, जैसे छोटे छोटे फंक्शंस हो गए, मीटिंग्स हो गई, तो ये सब ऑर्गेनाइज करने की रिस्पांसिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। अब आता है मिडिल लेवल का मेन फंक्शन जिसे कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कि कोई काम कर रहा है उसको कंट्रोल करना, मींस कहीं प्रोडक्शन ज्यादा ना हो जाए, उसको कंट्रोल में रखो। ये भी एक कंट्रोलिंग ही है, ये एक तरीके की कंट्रोलिंग ही है कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो सारा माल बिक्री नहीं हो पाएगा और वेस्टेज होगा। इसलिए कंट्रोलिंग एक मेन रिस्पांसिबिलिटी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। कंट्रोलिंग मतलब सिर्फ प्रोडक्शन कंट्रोल करना नहीं, ओवरऑल मैनेजमेंट को कंट्रोल करना कंट्रोलिंग कहलाता है। जैसे कि मैनेजमेंट के लोगों को कंट्रोल करना, जो स्टाफ है उनको गाइड करना, कैसे आप बिहेव करोगे, मैनर्स, एटिकेट्स को भी कंट्रोल करना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। इसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्टर और रिपोर्टर, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के हैं। लोअर कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग करना, जैसे कि एक आप क्रिकेट खेलने जाते हो 11 प्लेयर्स मिल करके, तो उसमें आप खेलते हो क्रिकेट, अकेले आप सेंचुरी मार करके टीम को नहीं जिता सकते, उसमें बॉलर का भी योगदान चाहिए, उसमें फील्डिंग की भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कि 11 लोग एक साथ मिलकर एक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, इसे काफी हद तक आप कोऑर्डिनेशन कह सकते हो। तो क्रिकेट में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन के बिना मैच नहीं जीता जा सकता, वैसे ही मैनेजमेंट को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन कलेक्टर। इंफॉर्मेशन कलेक्टर मतलब होता है कि आपके साइट पे या फिर आपकी फैक्ट्री में क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या सिचुएशंस अराइज हो रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो। और रिपोर्टिंग मतलब उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफर करते हो। अब देखिए इस चार्ट की मदद से, इस स्मार्ट डिजाइन की मदद से हम लोग ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कहां से कहां पास होती है। तो इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे कि लोअर लेवल से मिडिल लेवल में जाती है, फिर मिडिल लेवल से अपर लेवल में जाती है। और अब देखते हैं कि ऑर्डर किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो ऑर्डर टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर या ऑपरेशनल लेवल में ट्रांसफर होता है। अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है और बेसिकली कोऑर्डिनेशन होता क्या है। सपोज आपका एक मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, और क्रिकेट मैच में आपने क्या किया कि आपको बैटिंग नहीं मिले इसलिए आपने खराब बॉलिंग की जानबूझकर, इसे डिसकोऑर्डिनेशन कहते हैं, और बदले में आप मैच हार गए, मींस आपने गोल अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरा बैट्समैन जो बैटिंग पाया है वो फुल फील्डिंग कर रहा है, फुल मेहनत कर रहा है, लेकिन जिसने बैटिंग नहीं मिली वो फुल फील्डिंग, फुल मेहनत नहीं कर रहा है, वो बॉलिंग भी अच्छे से नहीं कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आप मैच हार जाते हो। लेकिन अगर सभी 11 प्लेयर्स मिलकर एक गोल के लिए फुल्ली कंसंट्रेट होकर मेहनत करते हो तो जीत जनरली आपकी ही होती है। अब देखते हैं मोनी एंड रिले की क्या डेफिनेशन है। तो मोनी एंड रिले बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रॉपर्ली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परसूट ऑफ कॉमन पर्पस। तो ये डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन बोली जाती है तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिखनी है, और अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसी कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। कोऑर्डिनेशन की पहली विशेषता होती है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट, मींस आप सभी लोगों जो मेहनत करके काम कर रहे हैं उसको एक तरीके से इंटीग्रेट मींस
मर्ज करोगे तो इसी को मिला करके कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मींस सारे लोगों की मेहनत को एक साथ जोड़कर देखना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन की जो दूसरी विशेषता होती है कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि किसी एक काम करने के लिए लोगों के बीच में एकता कितनी है, इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। एक साथ मिलकर काम करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन होना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। मींस मेन यही है, अगर आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, सहयोग नहीं करोगे, तो आप एक होकर एकजुट होकर काम कर ही नहीं सकते हो। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन की तीसरी विशेषता कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी भी कंटिन्यूअस चलती ही रहेगी, तो मैनेजमेंट भी चलता ही रहेगा, और मैनेजमेंट को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन को भी चलते रहना होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन दीज आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन की अगली विशेषता ये होती है कि कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब कि ये यूनिवर्सल है, नेचर में हर जगह एप्लीकेबल है। और कोऑर्डिनेशन की अगली विशेषता ये होती है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो रिस्पांसिबिलिटी होती है मैनेजर्स की। जैसे सपोज ए और बी की आपस में पटती नहीं है, तो ये मैनेजर का फंक्शन है कि ए और सी को साथ में रखे और बी और डी को साथ में रखे। मींस जो एक साथ काम करना चाहते हैं उनको एक टीम में, जो एक साथ काम नहीं करना चाहते वो दूसरी टीम में। अगर सबको आप एक ही टीम में ले लोगे तो उसमें कोऑर्डिनेशन फुल्ली नहीं हो पाएगा। तो ये मैनेजर का फंक्शन है कि वो कैसे कोऑर्डिनेट करवाता है अपने स्टाफ्स के बीच में जिसे उन्होंने रिक्रूट किया है। अगली विशेषता ये है कोऑर्डिनेशन की कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन किसी एक आदमी के बस में नहीं है, वो हर एक आदमी को मिलकर करना होगा। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि अपने आप को सुधारो देश सुधर जाएगा। मींस अगर आप सिर्फ एक आदमी यानी सिर्फ आप अगर फंक्शन करने वाले हो, अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करने का आपने डिसाइड किया है, तो इसी तरीके से सब लोग अगर डिसाइड करेंगे तब जाके कोऑर्डिनेशन होगा, किसी एक के करने से नहीं होगा। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।